हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसकी ये यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 का ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो कल हमने इसमें कंप्लीट किया था क्या कंप्लीट किया था हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल हमने कंप्लीट किया था। पहले हमने क्या किया था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसके जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी को, और फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस और कुछ क्वेश्चंस भी हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड किए थे। तो इसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी हमारी? आयनाइजेशन एनर्जी हमारी थी कि हमारे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत थी वो हमारी कहलाती थी आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन गेन। अब सिंपल सी चीज है, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए कि किसी भी गैसियस एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या ग्रहण करने पर जो ऊर्जा हमारी निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यही है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या इसको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। फिर उसके बाद बताएंगे कि हम ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए इसमें लिखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। लिखिए इसमें द एनर्जी रिलीज्ड। हिंदी में भी आपको बता देंगे, किसी चीज के लिए टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है। द एनर्जी रिलीज्ड का मतलब होता है मुक्त होना। एनर्जी होता है ऊर्जा, रिलीज्ड का मतलब होता है मुक्त होना। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added to a neutral gaseous atom, in its ground term। ग्राउंड टर्म कौन सी होती है? ग्राउंड टर्म वो होती है जिसमें हमारे ना तो केटायन बनते हैं ना ही एनायन बनते हैं। इन इट्स ग्राउंड टर्म या फिर ग्राउंड स्टेज, वो हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्राउंड स्टेज। लिखिए ग्राउंड स्टेज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
देखिए अब इसमें कि किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम द्वारा, किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम द्वारा कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने पर जो ऊर्जा हमारी मुक्त होती है वही हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? चलिए इसमें आगे नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और जैसे हमारा क्या होता था, आयनाइजेशन एंथैल्पी था। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा कैसा था, एनर्जी को रिलीज करता था, एब्जॉर्ब करता था, हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था, एनर्जी एब्जॉर्बिंग, या फिर हमारा कैसा था, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा एनर्जी रिलीजिंग और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा, एनर्जी रिलीजिंग और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां से क्या बोलेंगे आप इसमें आगे, जनरली इट इज एन एनर्जी रिलीजिंग और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज अ जनरली, सामान्यतः जनरली इट इज अ एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है, एनर्जी रिलीजिंग, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, ये एनर्जी मुक्त, ऊर्जा मुक्त करता है या फिर कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए अब इसमें इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा कैसा प्रोसेस है, ऊर्जा मुक्त करेगा, कब मुक्त करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो ये प्रोसेस कैसा है, ऊर्जा को मुक्त करने वाला प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसमें बात करते हैं कि ये किस तरीके से फाइंड की जा सकती है या किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रोसेस को। दिस process may be represented as, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कोई भी एटम मान लेंगे। एटम हम क्या मानने वाले हैं इसमें, जैसे पहले माना था कि कोई भी हमने गैसियस एटम एक्स ले लिया, हमने गैसियस एटम, कैसा है ये, गैस है। ध्यान रखना कि हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी गैसियस एटम्स के लिए देखते हैं और हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम किसके लिए देखेंगे, गैसियस एटम के लिए देखेंगे। कैसे देखेंगे, जो एटम हमारा क्या हो, गैस अवस्था में हो। देखिए अब इसमें आगे हमने क्या लिया, कोई भी गैसियस एटम हो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या बनाता है बेटा, नेगेटिव आयन, यानी कि क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होगा तो क्या बनाएगा, बताइए इसमें, एनायन बनाएगा या फिर कैटायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये एनायन बनाएगा और इसमें से क्या रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी, ऊर्जा, क्या, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें से क्या हुआ, एक फर्स्ट एनर्जी यहां से रिलीज होगी, जैसे उसमें क्या था, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी तरीके से इसमें क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो इसमें यहां से जब हमारा किसी गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बनाता है और फिर हमारी कुछ एनर्जी रिलीज करता है, तब हमारी कौन सी आती है, कौन सी एनर्जी आती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आती है। कौन सी आती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये कौन सी हमारी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालेंगे। किससे निकालेंगे, हमारे इस एनायन से निकलेगा। देखिए एनायन से किस तरीके से निकलेगा, एनायन से यहां पर ये क्या हो गया, एनायन हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर इस पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कितने आ जाएंगे, 2 नेगेटिव आ जाएंगे, 1 इसका और 1 इसका। और यहां से क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी रिलीज होगा, वो हमारी रिलीज होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ये कौन सी है हमारी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप आगे इंफिनिटी तक निकाल सकते हो, इंफिनिटी तक निकाल सकते हो। अब इसमें से थर्ड रिलीज होगी तो किस में से रिलीज होगी, इस वाले में से। अब इसमें एक चीज देखिए, हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, ये देखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में देखेंगे कि कौन सी ज्यादा होती है और क्यों ज्यादा होती है। नोट कीजिए इसको। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट इज लोअर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसमें इन्होंने ये तो बता दिया कि हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है अब इसमें, और हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम ज्यादा कब हो रही है, कैसे पता चलेगा। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज है, जब क्या करते हैं न्यूट्रल एटम जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। एनायन बन गए यहां से, ये क्या बन गए यहां से, एनायन। एनायन यहां से बन चुका है। अब यहां पे क्या हो गया, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जो हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई। क्या आ गई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जब इसमें बात करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, तो यहां पर क्या है, एनायन में ही क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो फिर से गैसियस एटम नहीं लेंगे हम, फिर हम क्या लेंगे, यहां पर जो हमारा एनायन बना है उसको लेंगे यहां पे। अब यहां पर एनायन पर क्या है, एनायन पर क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, एनायन होता है। अब इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये जब हम इसके अंदर डालेंगे इलेक्ट्रॉन और एनायन, जब एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तब इसमें एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल काम करेगा इसमें। क्यों करेगा बेटा, इस पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब इसमें जब रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा एनायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को एनायन की तरफ डालने पर, यानी कि एनायन को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसमें यहां पर क्या आ रहा है, ये न्यूक्लियस है और इस पर कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सारे पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और हम क्या कर रहे हैं, एक और नेगेटिव चार्ज इस पर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन इस पर डाल रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या इन और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे, और इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर डालना है, ताकि हम क्या निकाल सके, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाल सके। अब इसमें क्या होगा कि हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, और जो हमारी ऊर्जा वहां से मुक्त होगी वो कैसी होगी, कम होगी। देखो हमें मान लियो यहाँ पे हमने 20 क्या लगाई, यहाँ पे एनर्जी लगाई 20 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमने यहाँ पर लगा दी इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजने के लिए। और जो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ से कितनी हो रही है, इसकी आधी, 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी कैसी हो रही है, बाहर जो एनर्जी निकल रही है वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में कैसी होती है, कम होती है। अब जब इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन फोर्स हो रहा है, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जब रिपल्सन फोर्स यहां पर वर्क कर रहा है तो जो यहां से एनर्जी रिलीज होगी ये कैसी होगी, ये माइनस में होगी। तो एनर्जी का साइन कैसा आ जाएगा, यहां पर एनर्जी का साइन आ जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि एनर्जी कैसी है, कम है फर्स्ट वाले की कंपैरिजन में। समझ आ गया कि कौन से की एनर्जी कम है और कौन से की ज्यादा है और क्यों है। तो चलिए इसमें रीजन लिख लीजिए, लिखिए इसमें बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, क्या आएंगे, रीजन बताएंगे कि हमारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है। बिकॉज व्हेन
an electron, when an electron accepted by an atom, accepted by an atom, जब कोई एटम क्या करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, then it will form anion, तो वो क्या बना लेता है, एनायन बना लेता है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है एटम द्वारा तब वो एक एनायन बनाता है, then it will form anion. Now a mutual repulsion force, a mutual repulsion starts between anion and electron, anion and electron. So large amount of energy या extra energy, large amount of energy, या फिर क्या लिख सकते हो इसकी जगह extra energy, large amount of energy has been required against this repulsion, against this repulsion, तब क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो द नेट गेन ऑफ एनर्जी विल रिड्यूस. एनर्जी विल रिड्यूस, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे. रिड्यूस होता है घटना, विल रिड्यूस. That's why the second affinity of element, that's why the second affinity of element, the second affinity of एलिमेंट की सेकेंड एफिनिटी क्या होगी यहां से, सेकेंड एफिनिटी विल बी लोअर देन फर्स्ट एफिनिटी. और सेकेंड एफिनिटी का साइन क्या होगा, सेकेंड का साइन होगा हमारा नेगेटिव, एंड या और सेकेंड एफिनिटी is represented by negative sign. यहां से क्वेश्चन और बन सकता है इसको, represented by negative sign. क्वेश्चन क्या है यहां से, एक और तरीके से पूछा जा सकता है यहां से ये क्वेश्चन. देखिए बता देते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव साइन से क्यों रिप्रेजेंट की जाती है. यहां से क्वेश्चन ये इस लाइन पर भी बन सकता है, कि ये नेगेटिव साइन से क्यों रिप्रेजेंट की जा सकती है. रीजन बिल्कुल यही रहने वाला है, नोट कीजिए इसको, फिर फैक्टर्स करेंगे इसके. देखिए अब इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी की कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी को. जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करें अगर, तो हम पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले बात करेंगे एटम के साइज की, फिर बात करेंगे ईएनसी की इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी की, फिर इसमें बात करेंगे हमारा तीसरा फैक्टर हमारी स्टेबिलिटी की कौन सी
जो स्टेबिलिटी होती है यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारा ज्यादा स्टेबल होगा और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। तो चलिए इसमें फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर्स डाल लीजिए इसमें। फर्स्ट फैक्टर की अगर इसमें बात करें, फर्स्ट क्या बताया अभी आपको, साइज ऑफ एटम, कि एटम का साइज या फिर नंबर ऑफ शेल्स, साइज ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है एटम के साइज पर इनवर्सली डिपेंड करती है। इनवर्सली डिपेंड किस तरीके से, कि अगर हमारा एटम का साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? देखिए एटम का साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एटम का साइज जैसे जैसे हम सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है एटम का साइज। अब एटम का साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि उस पर ज्यादा क्या है, प्रोटॉन्स है, ज्यादा प्रोटॉन्स हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, जिससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यहां पर हमारी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा इसमें, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसमें इसलिए होता है, देखिए इसमें अब क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस है, पहले मान लीजिए यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ये क्या है, कोई बाह्य कोश है, आउटर शेल है, और जिस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे हम ग्रुप वाइज चलते हैं, कैसे चलते हैं, ग्रुप वाइज चलते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कैसे इंक्रीज होंगे, जैसे हमने क्या ले लिया, कार्बन ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, इसमें क्या करेंगे, इसमें कितने होंगे, 2 4, और इसमें कितने हो जाएंगे, 2 8 4, इतने होंगे। अब इसमें देखिए 2 नंबर ऑफ शेल्स है, इसमें क्या है, 8 नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनके और इसके बीच में क्या होगे, दूरी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब दूरी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जो हम क्या करेंगे, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से कि जब एटम का साइज या फिर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल्स जब इंक्रीज होंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया कि ये कैसे होगा? देखिए इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं हम, इसमें ये एग्जाम्पल है इसका, सिलिकॉन और कार्बन का एग्जाम्पल। देखो अब इसमें जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटम का अणु का आकार इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन एक्सटर्नल शेल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल शेल पर डिक्रीज होगा, ऑन एक्सटर्नल शेल डिक्रीज होगा, सो द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, एनर्जी रिलीज करने की टेंडेंसी भी डिक्रीज होगी। जब इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो एनर्जी कहां से रिलीज कर देगा, वो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और एनर्जी रिलीज्ड, और रिलीज एनर्जी ऑफ एटम, रिलीज एनर्जी ऑफ एटम वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, विल रिड्यूस या डिक्रीज,
विल रिड्यूस या डिक्रीज। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल इसमें ये लिख लीजिए कार्बन और सिलिकॉन का। और अब इसमें सेकंड फैक्टर देखिए, नोट कर लीजिए इसको। सेकंड फैक्टर देखिए, सेकंड क्या है हमारा ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये किस तरीके से डिपेंड होगा? ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। क्या करेगा? डायरेक्टली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। ENC का मतलब पता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस पर चार्ज होगा, जितना ज्यादा क्या होगा न्यूक्लियस पर चार्ज होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो इस पर हमने क्या किया? बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करा दिया? स्ट्राइक करा दिया कि इस एटम पर। अब ये क्या करेगा? जब इस पर जितने ज्यादा न्यूक्लियस पर क्या है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा क्या है? प्रोटॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो यहां से निकलने वाली ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 16 सल्फर और 17 क्लोरीन का ले लीजिए। इसमें क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2, 8, 6, और इसमें कितने आएंगे? 2, 8, 7, 2, 8, 7। अब इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर कितना है? 6 है, और इस पर कितना है? इस पर है 7। कितना है? 7 है। अब इसमें देखो किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? 7 का ज्यादा है, तो यानी कि क्लोरीन की क्या चीज? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता ज्यादा होगी सल्फर से। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। क्लोरीन क्या करता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सल्फर की कंपैरिजन में। नोट कीजिए इसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल पर। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो बेटा, इसमें जो हमारा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। एक्स्ट्रा स्टेबल होने का मतलब क्या है? वो उसके पास जितनी चीजें हैं वो उतना ज्यादा खुश है, उतना ज्यादा खुश है। स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। अब देखो इसमें एक एलिमेंट लिया हमने, वो क्या है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है। मतलब उसके पास जितना है वो उसमें खुश है। वो कैसा है? स्टेबल है, स्थायी है अपने जीवन में। अब इसमें क्या करेंगे? कोई भी बाहर से हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन देंगे इसको। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, लालच देंगे कि ये तो इलेक्ट्रॉन, इसको ले लो और अपनी स्टेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर लो। क्या कर लो? अपने पैसों को और ज्यादा इंक्रीज कर लो। इसके पास जितना है ये उतने खुश था पहले, हमने क्या किया? इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया ताकि ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। बट इसने क्या कहा कि मैं अपनी इस कंडीशन में, यानी कि मेरे पास जितना है उसमें ज्यादा खुश हूं, उसमें ज्यादा स्टेबल हूं, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली क्या नहीं करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही जैसे ही सबशेल हमारा क्या होता है? स्टेबल होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आ गया? और स्टेबल कौन सी उसमें होता है? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है? सबशेल का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखिए ग्रुप वाइज, ग्रुप और पीरियड वाइज। देखिए अब इसमें ग्रुप ट्रेंड, ग्रुप वाइज क्या होगा? ENC। ग्रुप ट्रेंड, जब हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम की तरफ चलने पर, टॉप टू बॉटम की तरफ चलने पर, बेटा फर्स्ट पॉइंट था नंबर ऑफ शेल्स, वही है इसमें। टॉप टू बॉटम की तरफ चलने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतनी उसकी कम क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब ऐसे ही बात करते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर, यानी कि पीरियड ट्रेंड। इसकी बात करें अगर हम, तो यानी कि लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
विल इंक्रीज। ऐसा क्यों होगा? इसमें नंबर ऑफ शेल्स तो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो हमारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या वर्क करेगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या वर्क करेगा? ENC, न्यूक्लियर फोर्स, एक फोर्स वर्क करेगा। और जिस वजह से हमारा क्या होगा? जिस वजह से न्यूक्लियस और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो ये समझ में आ गया। लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होगी। और यहां से खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला टॉपिक। अब इस यूनिट में थर्ड यूनिट है हमारी ये, इसमें थर्ड यूनिट में एक टॉपिक रह जाता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, वो हम करेंगे इसमें कल। अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर क्लियर कर लीजिए। इंस्टा आईडी है physics_guru_India, जाकर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और अपने जो भी डाउट है मैसेज करके क्लियर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और फिर उस पर आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, फिजिक्स गुरु इंडिया, और जाकर आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको डेली क्लासेस का टाइम पता चल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए कल मिलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।